विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना संक्रमितों की स्वास्थ्य की निगरानी के लिए IVRS तकनीक का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। राजनांदगांव के छुई खदान विकासखंड में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। NDRF और प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी। और कोरिया में बंजर जमीन में लेमन ग्रास की हो रही है खेती। हर घर तक इसके उत्पादों को पहुंचाने प्रशासन बना रहा योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में आज प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में सदन में होने वाली कार्यवाही और मंत्रणा को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके लेखनी और भाषण से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता था। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने स्वर्गीय जोगी के योगदान को याद किया। इस अवसर पर बलिहार सिंह, राजा नरेश सिंह और माओवादी घटना में शहीद तथा भारत चीन सीमा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्वर्गीय जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें बहुआयामी व्यक्तित्व का स्वामी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह भावुक हो गए। अजीत जोगी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बोलते हुए उन्होंने पुराने संस्मरण भी साझा किए। वहीं अन्य सदस्यों ने भी श्री जोगी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके से अखिल भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन पुलिस अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीड़ित की समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने माओवाद पर चर्चा करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को उन क्षेत्रों में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य और व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे माओवाद की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सड़क मार्ग के समृद्ध होने से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री गडकरी ने आज मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए ये बात कही। Are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और जॉन कैनेडी जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं शिवराज जी को बधाई दूंगा कि रास्ते अच्छे होने से मध्य प्रदेश सुखी, समृद्ध, संपन्न, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त और सुखी, समृद्ध और संपन्न मध्य प्रदेश निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के तहत 11,427 करोड़ रुपए की लागत से 1,361 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य के भीतर और उसके आसपास के क्षेत्र आपस में जुड़ सकेंगे और वहां जन सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी। कोविड-19 संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले में IVRS तकनीक के जरिए होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन और कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में 4 जिलों के लिए इस निगरानी व्यवस्था का शुभारंभ किया। निष्ठा कोविड संचार नाम से इस IVRS का संचालन किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह तकनीक समय पर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी। श्री सिंहदेव ने कहा कि वे इस तकनीक की सफलता के लिए फोन पर अपने सेहत के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। गौरतलब है कि IVRS के द्वारा संबंधित व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का पता चलने पर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की 14 दिनों तक होम आइसोलेशन के दौरान 10 दिनों तक और कोरोना संक्रमण का इलाज कराकर डिस्चार्ज हुए लोगों पर 1 सप्ताह तक नजर रखी जाएगी। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह दर करीब 76% हो गई है। देश भर में अब तक 24 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है और इस समय यह 1.84% पर आ गई है। दूसरी ओर प्रदेश में भी बीते 24 घंटों के दौरान 493 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 8,424 है। कल एक ही दिन में प्रदेश में 1,077 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। सर्वाधिक 298 संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं। इसके बाद दुर्ग में 137, रायगढ़ में 131, बीजापुर में 85, राजनांदगांव में 59 और बस्तर में 37 मरीजों की पहचान की गई है। इसके अलावा बिलासपुर और कांकेर में 34, जांजगीर में 33, सुकमा में 28, कोंडागांव में 24, सूरजपुर में 20, मुंगेली में 19, महासमुंद में 17, बालोद और धमतरी में 13, बलौदाबाजार में 12, सरगुजा और नारायणपुर में 11, कबीरधाम और कोरबा में 8 मरीज मिले हैं। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मोहल्ला क्लिनिक खोलने पर जोर दे रहा है। राजधानी रायपुर के बाद अब कोरबा नगर निगम के 30 वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वार्ड नंबर 4 और 14 में मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में लगने वाले हाईटेक मशीनों से 36 प्रकार की बीमारियों का आसानी से इलाज हो जाएगा, जिससे जरूरतमंद लोगों को निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हो रही है। अभी हमने 4 नंबर वार्ड में पहले क्लिनिक की शुरुआत की, दूसरी इस वार्ड से शुरुआत हो रही है और इसी प्रकार 30 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। तो जगह जगह हमने स्वास्थ्य केंद्र जो बनवाए उनको सबको मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट करते हुए वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई। 30 मोहल्ला क्लिनिक खुलने के बाद या झुग्गी झोपड़ियों में स्वास्थ्य की पूरी सुविधाएं मिलेगी और मुफ्त में इलाज किया जाएगा। उसके बाद किसी प्रकार से जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इन मोहल्ला क्लिनिकों का संचालन जिला खनिज न्यास मद से किया जाएगा। राजनांदगांव के छुई खदान विकासखंड के नदी नाले और जलाशय लगातार बारिश से उफान पर हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ ही जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के भेड़ा और पिपरिया जलाशय तथा छिंदारी बांध में क्षमता से अधिक जलभराव के कारण पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा है। गोपालपुर कोड़का मार्ग और नवागांव मार्ग पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है। उधर जगमड़वा गांव में पानी के तेज बहाव में एक 10 साल का बच्चा बह गया और उसका पैर चट्टान के बीच फंस गया। प्रशासन के राहत दल ने चट्टान को तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। नायब तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम की मदद से बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। गांव वाले की भीड़ थी, गांव वाले अपने नज़रिए से उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। अपने स्तर से उन लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसकी सूचना हमने एसडीएम मैडम और जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय को हमने दी। वहां से एनडीआरएफ की टीम को बुलाई गई है और रात में एनडीआरएफ की टीम पहुंची। तत्पश्चात उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रात लगभग 1 बजे के आसपास बच्चे को सकुशल निकालने में उन्होंने सफलता हासिल की है। वहीं भुरभुसी गांव में 6 कच्चे मकान तेज बारिश में ढह गए। इस दौरान परिवार के सदस्य घरों में थे, लेकिन वे सकुशल बाहर निकल आए।
नायब तहसीलदार ने कहा कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। क्षतिपूर्ति का आकलन किया जा रहा है। इसके अनुसार ही मुआवजे की राशि तय की जाएगी। परंपरागत खेती के साथ ही औषधीय पौधों और मसालों की खेती की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कोरिया जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की पहल पर किसान लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक विजय कुमार अनंत ने बताया कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बाड़ी विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए 12-12 एकड़ जमीन में किसानों को संगठित कर लेमन ग्रास की खेती शुरू की गई है। श्री अनंत ने कहा कि पड़त भूमि विकास के लिए मनरेगा का सहारा लिया गया है। हमने मनरेगा के अनुमय कार्यक्रम पड़त भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम दुधनिया एवं ग्राम लाई में 12-12 एकड़ में लेमन ग्रास की उन्नत प्रजाति लगाई है और यह बहुत ही अच्छा हम कोरिया जिले के लिए एक अच्छी बात है कि फर्स्ट कटाई किसानों के यहाँ से शुरू हो गई है और उससे लेमन ऑयल निकलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ हम कृषकों को यह भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से न सिर्फ तेल वरन कटाई उपरांत 1 वर्ष बाद हम किस तरीके से लेमन स्लिप्स को भी कृषकों को प्रदाय कर सकते हैं, आसपास के कृषकों को जो इसमें इच्छुक हैं, और साथ ही साथ हम किस तरीके से लेमन टी लीव्स के द्वारा अपनी अधिक से अधिक आय को अर्जित कर सकते हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिक केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक RS राजपूत ने बताया कि बंजर जमीन में लेमन ग्रास की खेती बहुत ही मुनाफा देने वाली फसल साबित हो रही है। इसके तेल से साबुन, अगरबत्ती, इत्र के अलावा सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाई जा रही है। इसको कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन या दवा जो इंसेक्टिसाइड रिप्लेमेंट का ये काम करता है। साथ ही साथ इसको पेय पदार्थ रूप में लेमन टी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाया जाता है और साथ ही साथ ये थकान दूर करने और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। इसका काफ़ी मात्रा में इंडिया में भी डिमांड है और इसको हमारे देश से भी अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में लेमन ग्रास आसवन संयंत्र शुरू किया गया है, जहां पौधे से तेल निकाला जा रहा है और पत्ती से चाय पत्ती बनाई जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि तेल और चाय पत्ती की मार्केटिंग के लिए ट्राइफेड से बातचीत की जा रही है। के माध्यम से लेमन ग्रास का बहुत सारे किसानों के जमीन में और शासकीय जमीन में उसका उत्पादन किया जा रहा है और उससे तेल निकलने का, आयन निकलने का मशीन भी यहाँ पर लगाया गया है और वहाँ से बहुत सेंटेड आयन निकल रहा है। उसकी जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, उसके लिए ट्राइफेड और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम टाई अप कर रहे हैं, जिसमें अच्छा दर मिलेगा। उसके साथ इसका अनुबंध करके फिर इसको टाई अप करके एक दर निर्धारित होगा और इसका सीधा फायदा यहाँ क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। यहाँ के किसानों ने बताया कि सामूहिक बाड़ी से उन्हें करीब 1 लाख तक का मुनाफा होने की उम्मीद है। वे लेमन ग्रास की खेती के साथ ही सामूहिक बाड़ी के बचे रकबे में सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना संक्रमितों की स्वास्थ्य की निगरानी के लिए IVRS तकनीक का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। राजनांदगांव के छुई खदान विकासखंड में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। NDRF और प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी। और कोरिया में बंजर जमीन में लेमन ग्रास की हो रही है खेती। हर घर तक इसके उत्पादों को पहुंचाने प्रशासन बना रहा है योजना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।